संसद के मानसून सत्र के अंतर्गत आज लोकसभा में सरकार खिलाफ विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जारी। प्रधानमंत्री 10 अगस्त को देंगे चर्चा का जवाब। फरीदाबाद के सूरजकुंड में चल रहे क्षेत्रीय पंचायत राज परिषद सम्मेलन के दूसरे दिन आज केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हुए शामिल। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने कहा, प्रतिभागी केंद्र की योजनाओं की जानकारी पहुंचाए आम जन तक। और G20 ग्रुप के शेरपा की बैठक सितंबर महीने के पहले सप्ताह में गुरुग्राम में होगी आयोजित। G20 समूह में भारत के शेरपा अमिताभ कांत और मुख्य सचिव संजीव कौशल ने वर्चुअल माध्यम से तैयारियों का लिया जायजा। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ओर से 8 से 14 अगस्त तक निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा। प्रधानमंत्री ने हर घर तिरंगा अभियान को इस बार भी सफल बनाने में डाकघर निभाएंगे अहम भूमिका। नमस्कार, मैं चंदन शर्मा। अब समाचार विस्तार से। आज लोकसभा में विपक्ष द्वारा सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इस दौरान पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक हुई। अविश्वास प्रस्ताव पर कुल 16 घंटे चर्चा चलेगी। भाजपा की तरफ से गौडा के सांसद निशिकांत दुबे ने चर्चा की शुरुआत की। चर्चा में भाजपा के 15 सांसद अपना वक्तव्य देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी वक्ता होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त को चर्चा का जवाब देंगे। कांग्रेस की तरफ से असम से कांग्रेस पार्टी के सांसद गौरव गोगोई ने चर्चा की शुरुआत की। हालांकि कांग्रेस पार्टी की ओर से सभाध्यक्ष को इस बात का पत्र लिखा गया था कि राहुल गांधी चर्चा की शुरुआत करेंगे। इस पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस पार्टी पर व्यंग कसा और सवाल भी उठाए। सुबह आपके ऑफिस में एक चिट्ठी आया था, सेक्रेटरी जनरल के ऑफिस में श्री राहुल गांधी जी गौरव गोगोई स्थान पर बोल रहे हैं। क्या हुआ सर? हम तो राहुल गांधी जी के भाषण सुनने के लिए हम उत्सुक है सर, हम उत्सुक है राहुल गांधी का। राहुल क्या हो गया ऐसे? क्या एकदम सुबह सर 11:55 इनका चिट्ठी आया है सर। अभी 12 बजे चेंज हो गया। क्या हो गया? थोड़ा हमको भी समझ में आए सर, यही हमारा रिक्वेस्ट। लेट मी अंडरस्टैंड व्हाट हैज हैपेंड सर। So he just at 11:55 he has given a letter that Mr. Rahul Gandhi is going to speak. What happened in 5 minutes? What is the problem, sir? We are very much enthusiastic to listen Mr. Rahul Gandhi, sir. उधर राज्यसभा में टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन पर निलंबन का खतरा मंडरा रहा है। राज्यसभा में डेरेक ओब्रायन के मानसून सत्र की बची हुई शेष अवधि से निलंबन के मुद्दे पर सभापति ने कहा कि निलंबन की कार्रवाई पर सदन के द्वारा प्रक्रिया को अभी पूरा किए जाने तक का फैसला होना बाकी है। राज्यसभा में नेता सदन पीयूष गोयल ने कहा कि टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन अपने व्यवहार पर यदि खेद व्यक्त करें तो सदन को चलाने की प्रक्रिया में उन पर कार्रवाई को अंतिम क्षणों तक जाने से रोका जा सकता है। For the suspension of Mr. Derek O'Brien for the remainder of this session for continuously and willfully disturbing the proceedings of the House, for disobeying the chair and for continuously creating disturbance in the House. Respected sir, with your permission, I move for a motion that Shri Derek O'Brien be suspended from the services of the House for the remaining part of the current session for his unruly behavior unbecoming of a member of Rajya Sabha today, the 8th of August 2023, shouting slogans from the well of the House, thereby disregarding the authority of the chair. नई दिल्ली में आज संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक हुई। बैठक के बाद संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री ने भाजपा सांसदों से कहा है कि वे कल से भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और वोट बैंक की राजनीति के विरुद्ध देशव्यापी अभियान शुरू करें। उन्होंने कहा कि 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाएगा और 15 अगस्त को हर घर तिरंगा अभियान चलेगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने संसद में विपक्षी दलों की ओर से अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने पर भी प्रश्न उठाया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सरकार के पास संख्या पूरा है और वह बहुमत साबित करेगी। 9 अगस्त 2023 को जो हमें एक अभियान चलाना है
भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया, तुष्टीकरण यानी वोट बैंक पॉलिटिक्स क्विट इंडिया, ये अभियान हमें 9 अगस्त 2023 से चलाना है। उसमें सारे एमपी जुड़े, ये प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है। 14 अगस्त 1947 को माँ भारती की बेड़ियां नहीं, बदन काटा गया, भुजाएं काट दी गई। कितना उथल पुथल मचा, उस संबंध में जो अभी भी जो माँ भारती को प्रणाम करने वाले लोग हैं, जो अपना घर बार छोड़ करके यहाँ आए, उनके बारे में भी उस 14 अगस्त की विभाजन की विभीषिका के बारे में सुनना। फरीदाबाद के सूरजकुंड में 2 दिवसीय क्षेत्रीय पंचायत राज परिषद सम्मेलन के दूसरे दिन कई सत्र आयोजित किए गए। दोपहर बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर सम्मेलन में शामिल हुए। इसमें प्रतिभागियों से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाने का आह्वान किया गया। सभी प्रतिभागी अपने क्षेत्र के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को योजनाओं के लाभ के बारे में बताएं और अपने अपने क्षेत्र का विकास करवाएं। सम्मेलन में शामिल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने बताया कि यह प्रशिक्षण शिविर बहुत ही प्रभावी रहा है और इस शिविर के माध्यम से प्रतिभागी अपने क्षेत्र की बखूबी सेवा कर सकेंगे। पहला सत्र हो गया है, दूसरा सत्र अभी प्रारंभ हुआ है और आज शाम तक जो है और 3-4 सत्र अभी चलने वाले हैं। मुझे लग रहा है कि 2 दिन का बहुत ही प्रभावी प्रशिक्षण यहाँ खुद माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, केंद्रीय मंत्रीगण आने वाले हैं, तो लोगों ने अपने अपने अनुभव की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस दी हैं। मुझे लगता है कि एक लेवल चेंज हो जाएगा सभी चेयरमैन्स का इसके माध्यम से, और अपने इलाके की वो अच्छी सेवा कर सकेंगे। प्रशिक्षण शिविर में यूपी के हरदोई से आई प्रतिभागी प्रेमवती ने बताया कि यह प्रशिक्षण शिविर बहुत ही बढ़िया रहा है, जहां उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला है। सीखने के लिए लिया भगवान भारतीय जनता पार्टी की सभी जो हमारी योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में हम सबको बताया जा रहा है कि योजनाओं को हम अपने जन जन तक, अंतिम पायदान तक के व्यक्ति को तक पहुंचाएं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सूरजकुंड में आयोजित क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद के 2 दिवसीय प्रशिक्षण सम्मेलन के शुभारंभ कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्र की आत्मा गांवों में बसती है और हमारी अर्थव्यवस्था अब भी कृषि पर ज्यादा निर्भर है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि हम यहाँ एक ऐसे विषय पर विचार करने के लिए एकत्रित हुए हैं जो देश के लोकतंत्र का मूल आधार है और देश के आखिरी व्यक्ति के हितों से संबंध रखता है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद के 75 सालों की अवधि बीत जाने के बाद भी गांवों का विकास हमारी प्राथमिक आवश्यकता है। हमने पिछले लगभग 9 सालों में हरियाणा में गांवों के विकास के लिए अनेक योजनाएं चलाईं और उनको अमली जामा पहनाने के स्तर पर भी अनेक प्रयोग किए। अब ये चीजें तो जितना नीचे लेवल पर देख पाएंगे उतना ही संभव है, इसलिए धीरे धीरे कामों को आगे बढ़ाना, कार्य का विभाजन करना, और जिला परिषदों के जिम्मे ये भी है कि पंचायतों की भी देखरेख करें। हमारे संवैधानिक अमेंडमेंट में यह है कि हम लोग अपनी पंचायतों की और पंचायत समितियों की देखभाल भी, मॉनिटरिंग भी वो हमको ही करनी है, वरना पंचायतें और प्रदेश उस गैप भी बहुत ज्यादा होता है। तो एक स्ट्रक्चर में, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जिला परिषद, उसके बाद पंचायत समिति, फिर पंचायतें, ये अगर करेंगे तो निश्चित उसका लाभ होगा, जनता को ज्यादा लाभ होगा। सीएम ने कहा कि पंचायतें हमारी राष्ट्रीय एकता, अखंडता, सुशासन और लोकतंत्र की रक्षा कवच हैं। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये तीनों स्तर हमारे देश की प्रजातंत्र व्यवस्था के मूल आधार हैं। इसी प्रकार नगरपालिका व नगर परिषद जैसे स्थानीय निकाय भी देश के शहरी क्षेत्रों के समग्र विकास में सराहनीय प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में पंचायती राज संस्थाएं न केवल मजबूत हुई हैं बल्कि और अधिक शक्तियां मिलने से सशक्त बनी हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु पंचायती राज संस्थाओं का सशक्तिकरण किया गया है। विकास कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए ई टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई है। प्रदेश सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% प्रतिनिधित्व देने का कार्य किया है।
फंडिंग में भी जो फंडिंग सेंटर की यानी फाइनेंस कमीशन की मिलती है, ऐसे स्टेट फाइनेंशियल कमीशन की भी हमने फंडिंग का एक पैटर्न बनता है बार था, लेकिन अभी कुछ वर्षों से सुनिश्चित किया है कि जो तय किया वो चला जाए। ऑन डिमांड पहले जाता था कि हमको इतना चाहिए भेज देते थे, इतना चाहिए भेजते थे, जिसको नहीं चाहिए उसको जाता नहीं था, कोई ज्यादा मांगता था उसको कट लग जाता था। लेकिन हमने कहा कि नहीं, हम जितनी उनकी जितना शेयर है वो तय करते हैं 7% ऑफ जो सेल्फ ओन टैक्स रेवेन्यू है, एसओपीआर जिसको कहते हैं, वो हम पंचायतों को नगर पालिका को बांट करके पहले ही दे देते हैं कि आपको इतना मिलेगा ही मिलेगा। G20 ग्रुप के शेरपा की चौथी बैठक की मेज़बानी हरियाणा को मिली है। यह बैठक सितंबर के पहले सप्ताह में गुरुग्राम में होगी। G20 समूह में भारत के शेरपा अमिताभ कांत और प्रदेश के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बैठक को लेकर गुरुग्राम और नूंह जिले के अधिकारियों के साथ वर्चुअली बैठक की। गुरुग्राम के उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बैठक से जुड़ी तैयारियों के बारे में मुख्य सचिव को अवगत कराया। मुख्य सचिव ने निर्देश देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को मिली G20 की अध्यक्षता में देश भर के विभिन्न शहरों में अलग अलग विषयों को लेकर बैठकें आयोजित हो रही हैं। इससे पहले गुरुग्राम में 3 बार G20 की एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप, स्टार्टअप 20 और NFT, AI व मेटावर्स के युग में अपराध और सुरक्षा विषय पर बैठकों का सफल आयोजन हो चुका है। इस बैठक के लिए गुरुग्राम व नूंह जिला अधिकारी आपसी समन्वय से कार्य करें। मुख्य सचिव ने जानकारी देते हुए बताया कि सितंबर माह में शेरपा ग्रुप की महत्वपूर्ण बैठक राष्ट्रीय गौरव से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि इस बैठक में G20 के सभी सदस्य देशों के शेरपा भागीदारी करेंगे। हमें यह सुनिश्चित करना है कि यहाँ आने वाले मेहमान अच्छा अनुभव लेकर लौटें। सांस्कृतिक विभाग के महानिदेशक डॉक्टर अमित अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में पहुंचने वाले मेहमानों के सम्मान में हरियाणा सरकार की ओर से रात्रि भोज का आयोजन किया जाएगा और इस दौरान हरियाणा की संस्कृति विरासत को प्रदर्शित करने के लिए भव्य प्रस्तुतियां भी दी जाएंगी। आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में देश के अमरवीर शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों की याद में आज कैथल में भारतीय जनता पार्टी ने विशाल तिरंगा यात्रा निकाली। प्रदेश के पूर्व मंत्री एवं मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार कृष्ण बेदी और जिला भाजपा अध्यक्ष अशोक गुर्जर की अगुवाई में यह यात्रा शुरू हुई। यह यात्रा कमेटी चौक से शुरू होकर शहीद महेश चौक पर पहुंची, जहां भाजपा नेताओं, कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने देश के अमरवीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी और भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि देश के अमरवीर शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों की याद में 8 अगस्त से 14 अगस्त तक पूरे देश में अमरवीर शहीदों की याद में यह तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारे शहीदों की कुर्बानी की बदौलत ही आज हम देशवासी खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने यह तय किया है राजेश कि पूरे देश के अंदर इस देश की एकता और अखंडता के लिए, देश की आज़ादी के लिए जिन जिन वीर शहीदों ने आज़ादी से पहले या आज़ादी के बाद जितने भी युद्ध हुए, उनमें जिन लोगों ने अपनी शहादत दी, देश को जिंदा रखने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, उन सबको नमन करने के लिए पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी इस पखवाड़े के अंदर हम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कैथल विधानसभा के सभी तमाम कार्यकर्ता और सामाजिक संस्थाओं के लोग और आम जन ने इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लिया और ये तिरंगा यात्रा उन शहीदों को नमन करने के लिए, उनकी शहादत को नमन करने के लिए है, जिनकी बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। स्थानीय लोगों ने भी कहा कि हमारे देश के शहीदों की याद में यह तिरंगा यात्रा निकालकर उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ज्यादा उत्साह है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, उससे आम मानस भी इसके अंदर भाग ले रहा है और आज पूरा बीजेपी शादी बनी हुई है, इसलिए हमें बड़ी खुशी है। हर घर तिरंगा मुहिम को पंख लगाने डाकघर आगे आया है। प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा अभियान चलाया था। इस बार भी डाकघर इस मुहिम को आगे बढ़ा रहा है। कोई भी नागरिक 25 रुपये अदा करके डाकघर से राष्ट्रीय ध्वजा लेकर अपने घर लगा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले वर्ष 15 अगस्त को चलाई इस मुहिम को लोगों का भरपूर समर्थन मिला था। पिछली बार भी डाक विभाग ने घर घर तिरंगा पहुंचाने का कार्य किया था। ऑनलाइन भी तिरंगा घरों तक पहुंचाया गया था। भिवानी के डाक विभाग के अतिरिक्त अधीक्षक देवेंद्र कुमार रंगा ने बताया कि 10,000 तिरंगे झंडे मंगवाए गए हैं,
कोई भी नागरिक डाकघर से या ऑनलाइन बुकिंग करके अपने घर पर ही तिरंगा मंगवा सकता है। माननीय मोदी जी ने जो अभियान पिछले साल चलाया था, हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा, तो उसके तहत हमने पिछले वर्ष भी लोगों को 10,000 झंडे पहुंचाने का काम किया था, जिसमें से हमने 200 झंडे जो ऑनलाइन, जिन लोगों ने ऑनलाइन डिमांड दी थी उनको ऑनलाइन उनकी डिमांड आने पर उनको 200 झंडे हमने पोस्टमैन के थ्रू वहाँ भिजवाए थे, घर घर भिजवाए थे। और अब की बार भी हमने 10,000 तिरंगे मंगवा लिए गए हैं और पूरे भिवानी डिवीज़न में जो हमारे 225 डाकघर हैं, सभी डाकघरों में हमने तिरंगे भिजवा दिए गए हैं, ताकि भाई कोई भी घर अछूता ना रहे। सभी भारत के सभी नागरिक जो हमारा स्वतंत्रता का जो त्यौहार है, राष्ट्रीय त्यौहार है, उसको बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाए और हर घर में हमारा तिरंगा पहुंच पाए। संसद ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधन विधेयक 2023 को अपनी मंजूरी दे दी है। सोमवार को उच्च सदन राज्यसभा ने इस विधेयक को पारित कर दिया। बिल में समर्थन में 131 और विरोध में 102 मत पड़े। विधेयक को लोकसभा पहले ही मंजूर कर चुकी है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह विधेयक अब कानून का रूप लेगा और केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग संबंधी केंद्र सरकार के अध्यादेश की जगह लेगा। विधेयक पर हुई बहस का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संसद को दिल्ली से जुड़े कानून बनाने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। संसद को, ये भी ध्यान से सुने सदन, संसद को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को संशोधित करने का, उसका स्वरूप बदलने का या उसको निरस्त करने का भी अधिकार दिया गया। और मानने वाले हम लेकर नहीं आए, कौन लाए? आज जो राजनीतिक जरूरियात के कारण आप पार्टी की गोदी में बैठी है, वो कांग्रेस पार्टी ये संविधान संशोधन लेकर आई, ये हम लेकर नहीं आए। विपक्ष के गठबंधन पर कटाक्ष करते हुए अमित शाह ने कहा कि विपक्ष जानता है कि वो अकेले कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने विश्वास जताया कि 2024 में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मणिपुर मुद्दे पर सरकार बार बार कह चुकी है कि वो चर्चा के लिए तैयार है। सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। छिपाने का प्रयास विपक्ष कर रहा है, जो चर्चा नहीं होने दे रहा। ये साथ में क्यों आए हैं? ये साथ में इसलिए आए हैं कि उनको भरोसा है कि अकेले कुछ हो नहीं सकता, इकट्ठा हो जाओ तो कुछ तो कर पाएंगे। मगर मैं आज बताना चाहता हूं मान्यवर, और 5-10 लोगों को जोड़ दो, कुछ नहीं होने वाला है। 24 मई में फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। आज भी कहता हूं, अभी 11 तारीख बाकी है, हमें कुछ छिपाना नहीं है। छुपाना आपको है जो चर्चा होने नहीं देते हो, आपको छुपाना है। और मैं कहता हूं मान्यवर, 11 तारीख को चर्चा खड़गे जी कह दे, मैं कहता हूं इसी तरह से सुन नहीं पाएंगे मान्यवर, नहीं सुन पाएंगे। और इसीलिए मणिपुर पर चर्चा करने के लिए तैयार। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2023 पारित कर दिया है। लोकसभा ने इसे 1 अगस्त को ही पारित कर दिया था। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि यह विधेयक जन्म और मृत्यु पंजीकरण को आसान बनाने के लिए लाया गया है और यह पूरी तरह से डिजिटल होगा। उन्होंने कहा कि डिजिटल डेटा से लोगों के लाभ के लिए सामाजिक योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश जैसे विभिन्न कार्यों के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज होगा। उन्होंने कहा कि विधेयक के मुताबिक जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र 7 दिनों के भीतर बनवाया जा सकता है। इस विधेयक के माध्यम से जन सुविधाएं बढ़ेगी, जनमानस की सुविधा, तकनीकी प्रगति, सरकार की जरूरतें जो जनहित में होती है उसको ख्याल में रखते हुए यह संशोधन विधेयक लाई गई है। यह जन्म मृत्यु पंजीकरण प्रक्रिया सरल और जवाबदेह होगी।
योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने में मदद करेगी। न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप और प्रभावी प्रशासन के साथ साथ सरकार को विभिन्न योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने में मदद मिलेगी। महोदय, यह डिजिटल होगा। विधेयक में कहा गया है कि रजिस्ट्रार जनरल पंजीकृत जन्म और मृत्यु का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाएगा। जन्म के मामलों में निर्दिष्ट व्यक्ति, माता पिता और सूचना देने वाले का आधार नंबर भी प्रदान करेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय डेटाबेस को अन्य डेटाबेस तैयार करने या बनाए रखने वाले दूसरे अधिकारियों को भी उपलब्ध कराया जा सकता है। फतेहाबाद जिले के ढांड गांव के निवासी प्रगतिशील किसान चिरंजी लाल बागवानी खेती से लाखों रुपए सालाना कमा रहे हैं। स्नातकोत्तर पास चिरंजी लाल करीब 4 एकड़ में अमरूद की खेती करते हैं। उन्होंने बताया कि वे अपने खेत में यूरिया की बजाय केंचुआ खाद का उपयोग करते हैं। बागवानी खेती में कम लागत में अधिक मुनाफा होता है। बागवानी खेती के लिए सरकार द्वारा उन्हें कई बार पुरस्कृत किया गया है। हिसार जिले के सदलपुर गांव में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र से उनके खेत में बागवानी खेती का निरीक्षण करने के लिए डॉक्टर की टीम समय समय पर आती रहती है। उन्होंने अन्य किसानों से भी परंपरागत खेती को छोड़कर बागवानी खेती करने का आह्वान किया। बाग लगाने का मकसद क्या होता है कि उनको लास्ट तक जो स्टेज है उनका देखभाल मेंटेनेंस करना, वो किसान आज तक नहीं करते। इस कारण वो बाग जल्दी उखाड़ देते हैं, ना उनको फ्रूट प्रोडक्शन पूरा आता है और उनके निमाटोड आने का ज़्यादा चांस होता है। वो किसी दीमक के कारण चला जाता है। ये किसानों का एक सबसे बड़ा योगदान है किसान के लिए। ये एक मित्र है सबसे बड़ा। ये केंचुआ खाद क्या करती है कि आप बायो जो प्रोडक्ट होता है उनसे भी बेहतर होता है किसान के लिए। अगर केंचुआ खाद डाल देते हैं तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती, ना फर्टिलाइज़र और दूसरे कहीं पूछने की ज़रूरत नहीं है। इतना बढ़वार वो फ्रूट प्रोडक्शन जो अन्य फसल होती है उनमें भी इतनी बढ़िया फसल होती है। वहीं जिला बागवानी अधिकारी श्रवण कुमार ने बताया कि सरकार द्वारा बागवानी को बढ़ावा देने के लिए किसानों को 43,000 प्रति एकड़ आर्थिक सहायता दे रही है। उन्होंने कहा कि चिरंजी लाल उन्नत कृषक हैं जो फसल विविधीकरण से काफ़ी मुनाफा कमा रहे हैं और अन्य किसानों के लिए प्रेरणा बनाए हुए हैं। पहले ये धान अपना आम, कपास या दूसरी गेहूं की खेती करते थे और इन्होंने डाइवर्सिफिकेशन विविधीकरण जो फसल विविधीकरण के तहत इन्होंने ये बाग लगाया है और इनका बाग बहुत अच्छा चल रहा है। और बागवानी विभाग भी इनके निरंतर जब भी इनको ज़रूरत होती है या रूटीन में इनके खेत पे सर्वे के लिए या कोई ज्ञानवर्धन के लिए या इनके मेंटेनेंस में या किसी बीमारी का यदि प्रकोप आ जाए तो उसके बचाव के लिए जब भी इनका कोई प्रश्न होता है तो वहाँ जाता रहता है विभाग का कोई भी कर्मचारी अधिकारी निरंतर। तो इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं ये, और हमें आशा है कि इनसे प्रभावित होकर किसान अन्य भी हमारे ब्लॉक के या जिले के या गांव के और हमारे बागवानी के साथ जुड़ेंगे। तुर्की के इस्तांबुल में हुई अंडर 17 विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में रोहतक के पिलाना गांव की सविता दलाल ने स्वर्ण पदक हासिल कर प्रदेश का नाम रोशन किया है। रोहतक लौटने पर छोटूराम स्टेडियम में उनका जोरदार स्वागत किया गया। यह प्रतियोगिता 31 जुलाई से 6 अगस्त तक आयोजित हुई थी। इस प्रतियोगिता के फाइनल में 61 किलोग्राम भार वर्ग में सविता का मुकाबला जापान की पहलवान के साथ था, जिसमें सविता ने 9-6 से जीत हासिल की। सविता ने अपनी जीत का श्रेय अपने कोच और परिजनों को देते हुए कहा कि अब उसका लक्ष्य ओलंपिक में स्वर्ण पदक हासिल करना है, जिसके लिए वह कड़ी मेहनत कर रही है। वहीं कोच मनदीप सैनी ने बताया कि सविता ने 1 साल में 3 स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं। वह कड़ी मेहनत कर रही है। अब वह 14 अगस्त से जॉर्डन में होने वाली जूनियर विश्व प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी। मैं अंडर 17 वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल लेके आई हूँ सर। मेरी फाइनल बाउट जापान के साथ थी सर। 6-9 से विनर हुई थी सर। बहुत टफ मुकाबला था। लास्ट स्कोर पे थी बात सर। लास्ट में 19 सेकंड में मेरी एंकल लेग अटैक हो गई थी सर उसकी, तो फिर मैंने डिफेंस किया सर। अगर वहाँ पे उसके 2 स्कोर हो जाते तो शायद मैं आ जाती सर। कॉन्फिडेंस तो सर पूरा था कि विनर ही होना है। सपना तो सर ओलंपिक में गोल्ड लाने का है सर। उम्मीद तो है सर और होना भी चाहिए सर। हम सुबह से हम प्रैक्टिस करते हैं सर, तो ओलंपिक के लिए ही कर रहे हैं सर। अभी अंडर 17 की जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप इस्तांबुल तुर्की में हुई है उसमें श्वेता ने 61 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है देश के लिए।
और इसी महीने जो पिछले महीना था जुलाई, उसमें भी श्वेता ने जूनियर एशिया चैम्पियनशिप में भी गोल्ड मेडल जीता है। और उससे पिछले महीने में अंडर 17 की एशिया चैम्पियनशिप थी, उसमें भी गोल्ड मेडल जीता है। तो इस साल श्वेता ने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं देश के लिए, जिसमें 2 सब जूनियर एशिया चैम्पियनशिप में और क्या नाम है, एक ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप, सब जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप का मेडल हो गया। तो अभी 14 तारीख को फिर से ये जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए फिर दोबारा जा रही है। इस साल फरवरी महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन एसोसिएशन फॉर फिजियोथेरेपिस्ट से वीडियो परामर्श और टेलीमेडिसिन के तरीके विकसित करने का सुझाव दिया था। इसी परिप्रेक्ष्य में नई दिल्ली में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन IAP विमेन सेल एंड फिजियो मंथन सम्मेलन का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं हमारी यह खास रिपोर्ट। फरवरी माह में गुजरात में आयोजित इंडियन एसोसिएशन फॉर फिजियोथेरेपिस्ट के 60वें राष्ट्रीय सम्मेलन में बोलते हुए कहा था कि फिजियोथेरेपिस्ट हर परिस्थिति और हर उम्र के लोगों के सहयोगी बनकर उनकी तकलीफें दूर करते हुए सिंबल ऑफ होप बनने का काम करते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट हर परिस्थिति, हर उम्र के लोगों के सहयोगी बनकर उनकी तकलीफ दूर करते हैं। अब मुश्किल के समय में सिंबल ऑफ होप बनते हैं। इस क्षेत्र के विशेषज्ञों से वीडियो परामर्श और टेलीमेडिसिन के तरीके विकसित करने के प्रधानमंत्री के सुझाव के मद्देनजर राजधानी नई दिल्ली में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन IAP वुमेन सेल एंड फिजियो मंथन सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में मौजूद केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर SP सिंह बघेल और रामदास अठावले और नीति आयोग के सदस्य VK पॉल ने फिजियोथेरेपी वर्चुअल कंसल्टेशन को बढ़ावा देने के लिए टेली फिजियो वेबसाइट को भी लॉन्च किया। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि ये वर्चुअल कंसल्टेशन भी होना चाहिए। उसकी ये लोग एक वेबसाइट जारी कर रहे हैं जिससे लोग वर्चुअल कंसल्टेशन भी करेंगे। और एक बिल आया है जो बरसों से इन लोगों की मांग होती थी, जो हमारे नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ प्रोफेशनल बिल ला करके इसको एक मान्यता दी गई है। फिजियोथेरेपिस्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टीममेट होते हैं और वो उनका रोल प्रिवेंशन में भी है, पॉजिटिव हेल्थ में भी है, और अगर तकलीफ होती है तो हेल्थ को रिस्टोर करने के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका है। ये एविडेंस बेस्ड साइंस है और ये तत्पर साइंस आगे बढ़ रही है। कार्यक्रम का आयोजन द इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी एंड IAF वुमेन सेल ने किया, जिसमें वर्ल्ड फिजियोथेरेपी ने भी भागीदारी निभाई। Collaboration, regulation. In all my time as president of World Physiotherapy, this is rare to see so much collaboration all at once. So I'm very excited to see where all of this goes today. 2 दिवसीय अधिवेशन का मेन उद्देश्य फिजियोथेरेपी को एक नया आयाम देना और भारत की जनता को, माननीय मोदी जी ने जो कहा कि फिट इंडिया का मूवमेंट हमें आगे बढ़ाना है। मोदी जी ने हमारी पिछली कॉन्फ्रेंस में इनॉग्रेशन में कहा था कि फिजियोथेरेपिस्ट फिट इंडिया के लिए बहुत बहुत ज़रूरी हैं। तो फिट इंडिया को लेकर और वसुधैव कुटुंबकम को लेकर दूसरे दिन का कार्यक्रम हमारी महिला विंग ऑर्गेनाइज कर रही है। 2 दिवसीय इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में विभिन्न फिजियोथेरेपी से जुड़ी कंपनियों ने भी अपने स्टॉल्स लगाए। गौरतलब है कि भारत सरकार ने फिजियोथेरेपिस्ट को एक पेशे के रूप में बहुप्रतीक्षित मान्यता दे दी है। इसके लिए सरकार द्वारा संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर विधेयक भी लाया गया, जिससे आज फिजियोथेरेपिस्ट्स के लिए भारत के साथ साथ विदेशों में भी काम करना आसान हो गया है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।